आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबको तकलीफ दी है। देश की स्थिति आपके सामने है। बेरोजगारी अपनी चरम पर है। आज भी कांग्रेस का प्रदर्शन जंतर मंतर पे बड़ा, हजारों की संख्या में लोग वहां थे। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इस सब पर हम बार बार यहां आकर आप सबका ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। किसानों का जो आंदोलन है वो 106-7 दिन हो गए हैं, अभी तक वो बरसात में, गर्मी सर्दी में जूझ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अच्छे दिन का वादा किया, वो जिन लग्जरी बसेस पे 2014 में इस चुनाव, पहली बार ऐसा चुनाव देखा हमने सबने, पूरे देश ने। इसमें लग्जरी बसेस पे एक व्यक्ति जुमले बांटते हुए पूरे देश में घूम रहे थे। 3D के जुमले थे वो। अच्छे दिन उनके लिए आए और उन तमाम उद्योगपतियों के लिए आए जिन्होंने उस वक्त और उसके बाद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी के चुनावों में पैसे लगाए और फिर उनसे लाभ लिए। उनके भी अच्छे दिन आए। एक कंपनी है जिसका नाम है सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, SVLL। अहमदाबाद, गुजरात की यह कंपनी है, 2002 में बनी थी। यह ट्रांसपोर्ट कंपनी है। सूरत के एक व्यापारी हैं रूपचंद बैद साहब, ये उनकी कंपनी। ऐसी अनेक कंपनियां होती हैं। आप कहेंगे इस पर हम प्रेस वार्ता क्यों कर रहे हैं। कल मेरी एक सहयोगी ने, और आपने मीडिया में, सोशल मीडिया में स्कानिया बस गेट जो घोटाला है उसके विषय में आप लोग देख ही रहे हैं, जानकारी मिल रही है। तो जो स्वीडन की ये स्कानिया बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका भारतीय पार्टनर है सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, SVLL। 2014 बड़ा रोचक साल है हिंदुस्तान के इतिहास में। मोदी जी तो सोचते हैं कि पूरे विश्व के और पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में 2014 बहुत महत्वपूर्ण साल है, लेकिन चलिए हिंदुस्तान पर ही सीमित रखें। 2014 बड़ा महत्वपूर्ण साल है। मोदी जी अपने 5 स्टार 7 स्टार बस पर सवार थे, वादे कर रहे थे, और इस कंपनी का ग्राफ भी साथ साथ 2014 में बढ़ता जा रहा था। वो बसें जिस पर मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन किया, 3D इफेक्ट लाए, होलोग्राफिक्स लाए, वो सब बसें सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने बनाई थी। उसके अंदर बहुत अच्छे टॉयलेट्स बने हुए थे, पैंट्री बनी हुई थी, छोटा सा किचन जिसको कहते हैं, अल्ट्रा लग्जरियस थी, LCD स्क्रीन्स थी। आपको तो याद होगा, आपने तो बहुत कवर किए चुनाव, और उस चुनाव को कवर करते हुए आप में से कई लोग भी बड़े भौचक्के रह गए थे किस तरह का 7 सितारा चुनाव था वो। हेडफोन्स, मोबाइल, लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स, वाईफाई कनेक्शंस। और 2-3 दिन में पिछले जो स्कैम निकल कर आया उसमें यह बड़ा स्पष्ट है कि कैसे एक भारतीय मंत्री को रिश्वत दी गई भारत में उस स्कैनिया को पैठ बनाने के लिए। प्रधानमंत्री 2014 में सत्ता में आए और SVLL का टर्नओवर 1500 करोड़, 80% उसी दौरान बढ़ा। 80%, 80% उनका टर्नओवर उसी दौरान बढ़ा। और जब बैंक उस कंपनी को बार बार चिट्ठी लिखते थे, याद दिलाते थे कि साहब हमारा पैसा लौटाओ, तो रूपचंद बैद साहब बैंक को लिखते थे कि भाई अभी हम मोदी जी के चुनाव प्रचार में बसें बनाने में व्यस्त हैं। ये उनकी लैंग्वेज, मेरी नहीं है। रूपचंद बैद पत्रों में लिखते थे। The undersigned was busy with preparation of very specialized vehicles for 3D campaigning by Honorable Shri Narendra Bhai Modi and his team. These are the words. It took about 2 months, February and March. During this period, I could not attend to business work. ये रूपचंद बैद साहब बैंक वालों को लिख रहे हैं, अपने मजबूती दिखा रहे हैं
कि देखिए, मैं पॉलिटिकली मेरे कनेक्शन देखिए, मेरे राजनीतिक रसूख देखिए। फरवरी 2015 में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह मालूम पड़ा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा डिफॉल्टर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे भी यहां से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई की है, सबसे बड़ा डिफॉल्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कौन है? SVLL। ये जो व्यस्त थे मोदी जी के प्रचार में, जिनका 1400 करोड़ टर्नओवर हो गया, 80% टर्नओवर बढ़ गया, मोदी जी के साथ साथ इनका भी ग्राफ ऊंचा जाने लगा, वह सबसे बड़े डिफॉल्टर थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हम सबको याद रखना चाहिए, एक ग्रामीण लोगों की इन्वेस्टमेंट को रखता है, ग्रामीण बैंक है। छोटे छोटे जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, ये उन लोगों का बैंक। लेकिन सबसे बड़ा डिफॉल्टर होने के बावजूद न तो बैंक उसको NPA की श्रेणी में डाल रहा था, न बैंक उसको विलफुल डिफॉल्टर एक श्रेणी होती है, न उसमें डाल रहा था। क्यों? क्योंकि रसूख थे, क्योंकि वो चिट्ठी में भी लिख देते थे कि मैं मोदी जी के काम में बिजी हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और ये पेंशनर्स का बैंक माना जाता है, जहां लोग अपनी पेंशन की राशि रखते हैं, छोटी छोटी सेविंग्स रखते हैं। SVLL का जो हेडक्वार्टर है वो सूरत में है। इन्होंने 2012 में एक स्कीम शुरू की, चालक से मालक, CSR की स्कीम थी, और उसमें भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से उन्होंने भारी ऋण लिया। और बाद में जब फॉरेंसिक जांच, बैंक ने आंतरिक जांच की, तो मालूम पड़ा कि इसमें भयंकर घपला किया, मतलब पूरी तरह से घपला घोटाला हुआ था, उस स्कीम में भी घोटाला था। और आप कहेंगे 2012 में तो मोदी जी नहीं थे, तो उनकी इंटरनल रिपोर्ट यह बोलती है कि जो जोनल ऑफिस था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, गुजरात का, वो अपने राजनीतिक रसूख जो स्टेट लीडरशिप के साथ, राज्य सरकार और राज्य के नेतृत्व के साथ दिखा दिखाकर अपना काम करवाता था और काम करता था। जोनल ऑफिस ने केंद्रीय कार्यालय से राय नहीं ली, उनसे अनुमति नहीं ली, और ये ऋण दे दिए। यह स्पष्ट उनकी आंतरिक रिपोर्ट में मैं आपको दे रहा हूं। 836 करोड़ का लोन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने चालक से मालक स्कीम में ये रूपचंद बैद जी की कंपनी SVLL को दिया। ये इंटरनल प्रोब है जिसका हमने इसमें चर्चा भी की है। The huge exposure taken by the zonal authorities were without express consent by the head office, violating its own credit policy. ये बैंक की अपनी रिपोर्ट है। तो इससे पहले कि रविशंकर प्रसाद जी नथुने फुलाते हुए फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, 2012 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मैं पहले ही बता दूं, रविशंकर प्रसाद जी कुछ और काम कर लेना, आज PC मत करिएगा। यह स्पष्ट तौर पे था कि राज्य जो जोनल, और जोनल में कौन था हेड? जोनल में हेड एक श्री देशपांडे जी थे, जिनके विषय में हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने अरुण जेटली जी को उस वक्त पत्र भी लिखा था। देशपांडे जी जोनल हेड थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, और देशपांडे जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए, उनका जो यूनियन है बैंकों का, उसके ये ऑफिस बेरर रहे थे, संघ से जुड़े हुए व्यक्ति। अब कौन प्रोटेक्ट कर रहा था SVLL को, किसका प्राश्रय था SVLL को, यह सबके सामने है। वह खुद, हमें तो कुछ ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, SVLL वाले खुद ही बता देते हैं कि भाई हमारे ये लिंक हैं। प्रधानमंत्री जी ने ड्राइवर्स डे मनाने पर उनको शुभकामनाएं दी। अपनी वेबसाइट पे प्रधानमंत्री जी की फोटो, वो अब हट गई है, हटी जाती है ऐसे वक्त पे, वेबसाइट पे प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो लगाकर सब कुछ, सब हमेशा सामने वो मोदी जी को रखते थे। जो PN देशपांडे थे, ये जनरल मैनेजर रिसोर्स प्लानिंग, दिग्विजय सिंह जी के पत्र के बाद, CBI इंक्वायरी के बाद, इनको कुछ वक्त के लिए हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन फिर से बहाल कर दिया गया। अब इसका उत्तर बैंक के आप वरिष्ठ अधिकारियों से पूछेंगे तो उनके पास भी नहीं है कि उनको बहाल क्यों किया गया। और फिर
उनको पेंशन याफ्ता करके जब उनकी रिटायरमेंट की उम्र आई उनको रिटायर कर दी। देश पांडे जी अब ही इज लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। मोदी जी दूसरे टर्म पे आ गए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो हालत है वो आपके सामने है, और अच्छे दिन चल रहे हैं, जिनके चल रहे हैं आपके सामने हैं। अब भारतीय मजदूर संघ के इनके रिश्ते पीएन देशपांडे जी के, प्रश्न सबसे बड़ा मोदी जी से बाद वाला जो दूसरा प्रश्न है वो ये है। पहला प्रश्न तो मोदी जी के एसवीएलएल से रिश्ते कहां तक हैं, उन रिश्तों का लाभ है एसवीएलएल को लोन लेते वक्त और लोन न चुकाने के वक्त बचने में कहां कहां हुआ, और जिसने लोन दिया पीएन देशपांडे उनके संघ से रिश्ते, उन रिश्तों का क्या लाभ मिला। ये एक नेक्सस है जिसमें संघ भी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद सरेआम शामिल दिख रहे हैं। गडकरी जी का तो आपने कल सुना ही। जो भुगत रहा है वो है छोटा इन्वेस्टर, वो है जो अपनी पसीने की, खून पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई बैंकों में रखता है। कई उदाहरण हम आपको यहां बैठकर दे चुके हैं कि कैसे एनपीए हुए, कैसे बैंकों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिए, कैसे एनपीए हुए। यहां तो एनपीए की श्रेणी में रखने में भी हाथ कांप रहे थे बैंक के, क्योंकि एसवीएलएल के रिश्ते इतने प्रगाढ़ थे नरेंद्र मोदी जी से। यहां तो विलफुल डिफॉल्टर कहने में भी थर थर कांप रहे थे ये लोग। ये रिश्ते थे उनके। टुडे इन आवर कंट्री unemployment has crossed all records, has broken all records, 45-year records. Today, in fact, the Congress NSUI has staged a huge agitation at the Jantar Mantar. We've been talking about the rising prices of petrol, LPG, diesel. We've been talking about, and you've been talking about, the farmers. Their protest has entered 107th day. They are braving all odds of weather and of the state. The promised Achhe Din, the man who promised those Achhe Din, and the people who helped him promise these Achhe Din in 2014 are the only ones enjoying the Achhe Din. There is a particular company we have called you to discuss. The company is called Siddhi Vinayak Logistics Limited. Why is it important, you'll ask? This is a Gujarat-based company. It was set up in 2002 by a Surat-based businessman called Roopchand Vaid. This company has acquired importance again because we have been hearing of another scam called the Scania Bus Gate scam. The Scania bus scam, where Mr. Gadkari was given a bus for his daughter's wedding. The Indian partner of Scania, in 2014 it was announced by SVLL, the Siddhi Vinayak Logistics Limited. These are the Indian partners of Scania. In 2014, SVLL announced a partnership with international luxury bus manufacturer called Scania to launch services comprising of in-house restrooms and pantries and ultra-luxurious facilities like personal LCD screens with USB compatibility and headphones, along with mobile, laptop charging stations and Wi-Fi connections. Today it sounds very normal, but during 2014 these were new things. And the latest scam is the one confirmed by the CEO of Scania, Henriksson, that bribes were paid in order to get contracts for buses in India. The revelation by the CEO of Scania also brings to the light claims by SVT that an Indian minister was paid bribes. Now we come to the nexus of SVLL, the Siddhi Vinayak Logistics Limited, and the man who loves to stay in the spotlight, Mr. Narendra Modi. The 2014, the year was very significant. Mr. Modi would like to believe that this was a year very significant in the entire universe, but yes, for India it was significant because there was a change of power. Mr. Modi came to power and the entire country witnessed a 7-star election, the kind of election which was never witnessed before.
use of technology, use of social media. In that, Mr. Modi was helped by SVLL, those luxurious Raths, the buses which we all were very surprised to see. We were in power, we didn't have the kind of resources which Mr. Modi had then. We want to learn from him how to muster up such resources. Someday when he loses election in 2024, I hope he gives us tutorials for that. So, in the same year, which was very significant for the country, was also very significant for this company called Siddhivinayak Logistics. Their turnover grew by 80%, 1500 crore. One of its greatest achievements was the tie-up with the Prime Ministerial candidate, Mr. Narendra Modi's campaign, to which they were supplying specialized video trucks fitted with 3D projection technology. On the one hand, while the company was enjoying an increased annual turnover, it was under immense pressure for its mounting debts. Banks were reminding them, asking them to repay. And guess what did the company write to the bank in response? Requests to repay the debt were met with a response that the company is busy in helping Mr. Narendra Modi with specialized vehicles for the 2014 elections. This was seen as a method to showcase their strong political connections. In his letter addressed to the Assistant General Manager, Bank of Maharashtra, Deccan Gymkhana Branch, Pune, the owner of SVLL, Mr. Roopchand Baid, wrote, and I quote, "Before that, the undersigned was busy with preparation of very specialized vehicles for 3D campaigning by Honorable Shri Narendra Bhai Modi, bracket now Honorable Prime Minister of India, bracket close, and his team. It took about 2 months, February and March. During this period, I could not attend to business work." This is the response to the bank's reminder, please repay your loans. In a February 2015 report, it was highlighted that SVLL was the Bank of Maharashtra's largest defaulter. Despite being a defaulter, the fact that the company had friends at the highest echelons of power meant that neither were the loan accounts tagged as NPAs nor as willful defaulters. So much was their political clout that the bank was afraid of tagging this company as an NPA or a willful defaulter. But what is extremely critical to note here is that the Bank of Maharashtra is primarily a rural bank with more than half of its depositors are farmers or pensioners in rural Maharashtra. Now, why did SVLL take such a huge loan, you'll ask? Now, SVLL is headquartered in Surat, and as part of its CSR, it started a Chalak Se Malak scheme in 2012. As a part of the scheme, it took loans from the Bank of Maharashtra with the claim that they intended to promote the welfare and reward the loyalty of hundreds of truck drivers employed with them. The proposal was that SVLL would sell its used trucks to the drivers at a mutually agreed upon fair price, and the drivers would then operate the trucks as their own and have them deployed with SVLL. Bank of Maharashtra was supposed to fund these purchases. It funded these purchases and promised to pay the installments, which never happened. Subsequently, the bank had direct exposure to the group of companies of SVLL of rupees 259 crore, and its indirect exposure by way of small road transport operator finance was 645 crores. आप इन दोनों को जोड़ लीजिए. That was the kind of exposure the Bank of Maharashtra took for SVLL. An internal probe. Now you'll ask, 2012, even before you ask somebody in BJP, most of their ministers are unemployed, and unfortunately, they'll come and hold a press conference. 2012, it was Manmohan Singh ji. It was UPA, it was Congress. So, before they do that, let's preempt that effort and let me give you the response. But an internal probe by the Bank of Maharashtra made this observation, and I quote, "The huge exposure taken by the zonal authorities were without express consent by head office." Zonal office, Gujarat, was doing all this without consulting the head office.
violating its own credit policy about the exposure to the group defined under credit policy approved by the board. So even the board of the Bank of Maharashtra had a credit policy, even that was violated by the zonal office. In fact, the finance were made without considering the basic principles of lending, flouting RBI guidelines and credit policy of the bank. This is the internal report of the bank. Now, who is protecting SVLL? Two principal pieces of evidence show the nexus between Prime Minister Modi and Siddhivinayak Logistics Limited. The first I shared with you, the letter written on June 11, 2014 by Roopchand Baid to the Assistant General Manager of Bank of Maharashtra. Yet again in a letter dated September 16, 2014, Roopchand Baid shows his proximity to the Prime Minister by forwarding the copy of a letter his company received from the Prime Minister, congratulating his company on the observance of Drivers' Day. What is the logic of sharing that letter of the Prime Minister? Unless you want to threaten, you want to intimidate, you want to influence a bank or a creditor. The company's website also used to have a photograph on top of Mr. Roopchand Baid and Prime Minister Modi, which has of course now been taken off because now company is also under NCLT since November 19, 2018. The central element of this entire fraud is a gentleman called Mr. P.N. Deshpande, General Manager, Resource Planning, Government Business, Marketing and Publicity, Bank of Maharashtra. One is Mr. Roopchand Baid, owner of SVLL. The other is Mr. P.N. Deshpande from the bank side, from the Bank of Maharashtra side. Now, our leader, senior leader, Shri Digvijay Singh, had complained against Mr. Deshpande, against the fraud that was happening in Bank of Maharashtra, SVLL. This he had done in 2017, 21st February 2017, to Mr. Arun Jaitley, then Finance Minister. Subsequently, the CBI also filed an FIR in this connection. But since Mr. Deshpande was affiliated with Bharatiya Mazdoor Sangh, there is a particular organization of Bharatiya Mazdoor Sangh called the National Organization of Bank Officers. And Bharatiya Mazdoor Sangh, I don't have to tell you, you know how close, it is an affiliate of the RSS. So Mr. P.N. Deshpande was an important office bearer of this organization. This makes one hypothesis very clear. The nexus of persons involved in defrauding the Bank of Maharashtra and its depositors are very closely linked, not just to the ruling party, not just to the Rashtriya Swayamsevak Sangh, but to the Prime Minister of India. It's a very, very serious matter. It can't just stop at one minister. It can't just stop at one bus. This is huge. In February 2019, this gentleman, Mr. Deshpande, before that was reinstated. No one knows why. Despite facing such serious charges, he was reinstated. And in 2019, February, he retired. He gets pension. He's living happily ever after. Mr. Modi has got his second term. Mr. Roopchand Baid has a fresh CBI case in 2020, October. We don't know the details. No one knows the details. The CBI only squeaks when the masters want it to speak. So, it is as clear as daylight that this scam would not have happened if Mr. Roopchand Baid was not close to the Prime Minister of India. This scam would not have happened if Mr. Deshpande was not part of the RSS. The nexus is very, very clear. I invite your questions on this particular issue first. हमने तो आपको उत्तर पहले ही दे दिया, मुझे मालूम था कि आप पूछेंगे। 2012 में जोनल ऑफिस ने अपनी ही हेडक्वार्टर की गाइडलाइंस, क्रेडिट पॉलिसी की, उन सबको नजरअंदाज करते हुए चुपचाप ये लोन दिया। और उस वक्त ये स्कैम नहीं बना था। स्कैम तो बना जब मोदी जी भी साथ साथ चढ़ती कला पे थे और हमारे रूपचंद बैद साहब जी, उनका भी ग्राफ साथ साथ चढ़ रहा था। उसके बाद रीपेमेंट नहीं किया तो उसका कारण ये बताया कि मैं व्यस्त था मोदी जी के कैंपेन में,
देखो मोदी जी मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, देखो मेरे को प्रशंसा पत्र मिल रहा है। 2012 में यह स्कैम नहीं था। यह स्कैम ही बाद में बना जब सैया भय कोतवाल। Any questions on this? Well, we'll now wait for the Prime Minister also to issue a statement. He should also follow Mr. Gadkari's footsteps and at least issue a statement and say it's baseless, and then let's have a debate with whoever he wants to appoint. Now, you can't just call something baseless and think that the chapter is closed. The fact that Bank of Maharashtra and its depositors were cheated is well known. The fact that SVLL Siddhi Vinayak Logistics Limited, Roopchand Baid, defrauded the bank is well known. The fact that Siddhi Vinayak's owner, Roopchand Baid, is very close to the Prime Minister is well known. The fact that SVLL supplied those buses to the Prime Minister in his first campaign in 2014 is well known. These are the questions that we need answer for. The fact that even to the bank, in response to the bank's reminder to repay the loan, the gentleman called Roopchand Baid writes that I was busy with the Prime Minister, with Mr. Narendra Modi's campaign is well known. The fact that Mr. P.N. Deshpande got a clean chit and also got retired is well known. These are the questions that cannot be dismissed by one word called baseless. They merit an answer. Each one of these questions needs an answer. Why is it that every time there is an NPA, there is a defaulter, there is somebody who is cheating a bank, there are connections with the Prime Minister or his party or the RSS? Any other question on this? कोई और सवाल? किसका आया? कंगना रनावत का है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अच्छे पिता थे ना अच्छे पति साहब। कंगना रनौत ना अच्छी एक्ट्रेस है ना अच्छी ट्विटर पे कुछ करती हैं, क्या उनके बारे में चर्चा करनी, छोड़िए ना। महात्मा गांधी के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, उन पे जवाब दें, क्या बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड सिद्धार्थ। बिल्कुल, ये बात जो भी सरकारों में है उन्हें मालूम है, जो भी आप पत्रकार हैं आपको भी मालूम है कि इस तरह से चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ऐसे में गोवा सरकार का निर्णय गलत है और आज कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है, तो गलत है ही है। लेकिन इस सरकार में ये कोई पहली गलती तो है नहीं, ऐसे तो इन्होंने अनेक काम कर रहे हैं, कुछ पकड़ में आ जाते हैं, कुछ पकड़ में नहीं आते। Going back to your suo motu, PTI wants to ask, what is Congress Party's demand? We demand that the Prime Minister of India should come clean on his links with a company which defrauded Bank of Maharashtra, a company which also partnered with Scania, and now we all know what Scania was up to in India. We demand that the Prime Minister of India should come clean on these charges. Well, as far as Quad is concerned, of the 4 members of the Quad, who will it benefit the most? Will the benefits be fair to each and every member state of Quad? Are questions that don't have an answer yet.
when India was facing tensions on the border with China, there was not much that India could achieve out of its diplomatic initiatives which could apply pressure on China. Therefore, questions on Quad are not yet settled. We don't have answers yet from the government, not convincing answers. The government should share with the country the benefits which India will accrue from Quad. It should not just become an agenda of one particular country being pushed. We need to get maximum advantage out of Quad. सर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उत्तर प्रदेश ट्विटर हैंडल से अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया गया है कि शर्म करो जिस तरह की भाषा यूज की गई है बदतमीजी में पत्रकार के साथ बहस हो जाती है धक्का-मुक्की होती है उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन आया है जो भाषा हुई है क्योंकि हमारे देश में भाषा ही तीन राजनीति की कोई नेता कैसे बात कर रहा है कैसे बात कर रहा है तो अब आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल है उसमें लिखा गया है कि अखिलेश यादव शर्म करो जिस तरीके से वो पीसी में मारपीट हुई है पत्रकार के साथ तो अगर आप इससे अवेयर है तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो भाषा है कांग्रेस पार्टी में सही है नहीं, पत्रकारों के साथ जो हुआ वो आपको सही लग रहा है? उनके साथ मारपीट हो ये सही है क्या? पहले मैं आपसे पहले उस पर आपने पूछ लिया। पत्रकारों के साथ अगर इस तरह का अपमानजनक व्यवहार हो, उन पर हिंसा हो, तो माफ कीजिएगा, शर्म तो हमें भी आती है। राजनीति में हम हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको ये अधिकार है हम पत्रकारों के साथ बदतमीजी करें। Okay. सर कांग्रेस ने 30 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट निकाली है वेस्ट बंगाल में सर लेकिन जैसे बड़े नेताओं की बात की जाए जो वरिष्ठ हैं कैप्टन सुपरसन हुए गुलाम नबी आजाद हुए ऐसे लोगों के नाम नहीं नजर आए मैंने देखी नहीं अभी तो कई 5 राज्यों में है, सबकी अलग अलग नेताओं की ड्यूटी अलग अलग राज्यों में लगेगी और फेजेस हैं। बंगाल में तो मोदी जी की कृपा इतनी ज्यादा हुई कि 8 फेजेस में है, तो 5 राज्यों को मल्टीप्लाई करो आप 8 से, तो एक तरह से 40 चरणों का है, क्योंकि 8 चरण वो आपको करने ही हैं। तो अलग अलग नेताओं को अलग अलग चरणों में अलग अलग राज्यों में बिल्कुल भेजा जाएगा, ये हमारी हमेशा रहता है। अभी भी आप तो बड़ी जल्दी में हैं। सर बंगाल इलेक्शन में आप लोगों का स्टैंड क्या है क्योंकि वहां पे जो मुकाबला है विपक्ष दिखाई दे रहा है भाजपा और टीएमसी और लेकिन इस बार कांग्रेस की तस्वीर कहने में खाली और गायब सी दिखाई दे रही है तो आप लोगों का क्या स्टैंड है नहीं, वो सिर्फ मीडिया में दिखता होगा आपको। सड़क पर वहां बंगाल में लड़ाई टीएमसी और कांग्रेस की है। दिखने में बीजेपी बोलती बहुत ऊंचा आवाज में है तो ज्यादा सुनाई देती है। पैसा बहुत है, आपको तो मैंने अभी बताया, आप तो लेट आई, आपने नहीं सुना। वो बड़ी बड़ी 5 स्टार 7 स्टार बसों पे घूमते हैं तो ज्यादा दिखते हैं। लेकिन किसी भी ओपेरा में भोंपू की आवाज ज्यादा तेज आए इसका मतलब नहीं कि भोंपू ही ओपेरा चलाता है। सिटी कितने देने वाले हैं सर आप ये तो आपसे अभी पहली मुलाकात थोड़ी, अभी तो बहुत होनी है, फिर आपको सीटों पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। दोनों की कार भाजपा दे दी जो ये अमित शाह का ये आदत उनकी है, हमारी तो किसी की नहीं है कि ऐसा दम भर के बोलें कि हम इतनी ले जाएंगे उतनी ले जाएंगे। हमें ये मालूम है कि 5 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है।